अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। आज का आगाज़ हम करते हैं एक अच्छी ख़बर से, और वो अच्छी ख़बर कुछ यूँ है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो 5 अगस्त सन 2023 से कैद हैं, जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई अब बहुत करीब है। और उसके पीछे वजह है, मैं आपको वो वजह बताता हूँ। वजह सबसे बड़ी ये है कि इमरान खान साहब के जो 2 केसेस में सज़ा हुई थी, साइफ़र और तोशाखाना, ये दोनों बहुत ही हल्के केसेस थे, और जो जजमेंट्स भी हैं वो भी इतनी हल्की जजमेंट्स हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि वो एक बड़ी अदालत में, यानी कि जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी दरख्वास्त दायर की गई है, अपील वहाँ पर की गई है, तो वहाँ पर पहली ही समाअत में उसको स्ट्राइक डाउन ना कर दिया जाए। यही वजह है कि गवर्नमेंट के जो प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़ साहब, और ये अमजद परवेज़ साहब वही हैं जो नवाज शरीफ साहब के भी वकील थे, कि जब वो 4 साल के बाद अपने प्लेटलेट्स को ठीक करने गए थे और ठीक करके नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो उनके वकील अमजद परवेज़ साहब थे। तो अमजद परवेज़ साहब प्रोसिक्यूटर के तौर पर उनको पेश होना था जुमेरात को, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आए। उनकी तरफ से, जैसा कि अमूमन होता है, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं, और उनकी तरफ से एक वजह, एक बहाना कर दिया गया और कह दिया गया कि जी अमजद परवेज़ साहब आज नहीं आ पाएंगे। तो फिर ये मामला अगले हफ्ते मंगल पर चला गया। ये मंगल नहीं तो बुध, इन दोनों दिनों में ये जो सुनाई गई सज़ाएं हैं, तोशाखाना में भी और साइफ़र में भी। तोशाखाना में तो मैंने खैर दोनों ही फ़ैसले पढ़े हैं और बड़े तवील ये फ़ैसले थे। पहला वाला ख़ास तौर पे जो साइफ़र का था वो तो 75 पेजेस का था। दूसरा वाला तोशाखाना का कंपैरेटिवली उससे कम था, लेकिन दोनों में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं। एक सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि ख़ुद असद मजीद की स्टेटमेंट बताती है कि जी ये साइफ़र आया था, साइफ़र एक हकीकत थी, और जो एक तासुर दिया जा रहा था कि साइफ़र आया ही नहीं, वो बिल्कुल गलत तासुर था। दूसरा नुक्ता, जो इमरान साजिद हैं, जो एक विटनेस के तौर पे पेश हुए थे साइफ़र केस में, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी, उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक भी जब साइफ़र आता है तो जिस एम्बेसी में वहाँ के हाई कमिश्नर या एम्बेसडर की तरफ से वो साइफ़र दिया जाता है, साइफ़र सेक्शन को, उसको पहले प्लेन टेक्स्ट से कोडेड ज़ुबान में लाया जाता है और फिर उसको पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस में भिजवाया जाता है, जहाँ पर उसी प्रोसेस को दोबारा फॉलो किया जाता है, डी कोड किया जाता है, और डी कोड करके फिर जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा, उनको दिया जाता है, और वो फिर तय करते हैं कि ये किस किस को दिया जाएगा। यानी कि वो जो कोडेड लैंग्वेज है ना, वो इसमें एक्सपोज नहीं होती है, कि जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जी हमारा जो साइफ़र कोड है वो हमारा एक्सपोज हो गया है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को उससे बड़ी थ्रेट है, तो वो कतन नहीं है, क्योंकि ये इमरान साजिद नामी आदमी जो कि साइफ़र सेक्शन का ही है, उसको हेड करता है, उसकी स्टेटमेंट ने जहाँ पर इमरान खान साहब के बज़ाहिर ख़िलाफ़ जाना था, वो इमरान खान साहब की फ़ेवर में जा रहा है। इसके अलावा भी और बेशुमार इसमें नुकात हैं जिनको फॉलो नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने आखिर में जब ये प्रोसिक्यूशन की, तो उस प्रोसिक्यूशन के वक्त वहाँ पर इमरान खान साहब, यानी कि आखिर में आपने सरकारी वकला को ही इमरान खान साहब का वकील बनाकर पेश कर दिया, और जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी वो बड़ी मुफस्सिल स्टेटमेंट है, और ये केस बहुत ही हल्का है। दूसरा, तोशाखाना में मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, मैंने वो 25 सफ़ात का सफ़ा पढ़ा है तोशाखाना का, जिसमें जज साहब ने, मोहम्मद बशीर साहब ने ये फरमाया कि जी आपने तोहफ़े तहाइफ़ लिए हैं, लेकिन उसमें नैब का जो स्टार विटनेस था, जो सबसे अहम तरीन गवाह था, इमरान बशीर, वो ही एक्सपोज हो जाता है। वो ऐसा एक्सपोज होता है कि आप जिसको बतौर एक विटनेस के तौर पे पेश कर रहे हैं, क्योंकि केस असल में ये है कि आप कहते हैं कि जी इन तहाइफ़ की कीमतें बहुत कम थीं, वहाँ पे लगाई गई, जबकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो इमरान खान साहब ने इसकी कम कीमत लगवा कर, इसकी कम कीमत डिक्लेयर करके इसको कम कीमत में ख़रीदा, जबकि इसकी कीमत कई गुना ज़्यादा थी। अब जो क्लेम है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, नैब की तरफ से, कि जी ये इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, वो कीमत ज़्यादा किससे लगवाई गई, उसका अंदाज़ा किससे लगवाया गया, तयन किससे करवाया गया? इमरान बशीर से। इमरान बशीर उस FA पास आदमी है, गुज़श्ता 8 साल से वो BCom करने की कोशिश कर रहा है। दुबई में एक इंडियन कंपनी है, एक इंडियन आदमी की दुकान है, वहाँ पर ये पार्ट टाइम काम करता है। 3200 दिरहम माहाना इसकी तनख्वाह है। बाकी पार्ट टाइम ये किसी एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, वहाँ पर काम करता है। इस आदमी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है ये ज़ेवरात को असेस करने के लिए, और फिर जो हीरों का तयन करना होता है उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो है IGI,
वो भी इसके पास नहीं है। फिर इसके पास हमारे वहाँ पर एम्बेसी की तरफ से कोई ख़त भी नहीं है कि जो इसकी कंपनी को लिखा गया हो कि जी आप इस तरीके से हमें कैलकुलेट करके बताएं। ना ही जिसके पास जाकर इसने अंदाज़ा लगवाया बल्गारी और ग्राफ के वहाँ पर जो आउटलेट्स थे, मार्केट में मौजूद लोग थे, उनसे जो अंदाज़ा लगवाया, उसकी भी कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर इसकी कंपनी की तरफ से कंपनी ने ऐसे कहा है कि जाओ जाकर अदालत में बतौर विटनेस पेश हो जाओ, वो भी इसके पास कोई ख़त मौजूद नहीं है। फिर हमेशा वज़न जो है वो हीरो का होता है कैरेट में, इसने ग्राम में लिखा हुआ है। आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना कमज़ोर केस है। फिर इमरान बशीर को कुछ ज्वेलरी दिखाई गई और कहा गया कि इसका बताओ इसकी क्या कीमत होगी, तो उसने कहा कि जी मैं तस्वीर देखकर तो नहीं बता सकता हूँ, ये तो मुझे फ़िज़िकली इसको दिखाया जाए तो तभी मुमकिन है। जबकि तोशाखाना केस में जिस पर कीमत लगाकर जनाब बता रहे थे, वो भी सिर्फ तस्वीरों पर इसने कीमत लगवाई थी, वो भी इसके पास फ़िज़िकली मौजूद नहीं थी। तो यानी कि ये विटनेस जो है ये बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। ये वो वजह है कि जिसकी वजह से मैं इस बात पर मेरा मुकम्मल यकीन है कि अब हवा का रुख बदल चुका है। आज कौमी असम्बली के इजलास ने ये साबित कर दिया एक दफ़ा फिर कि वोट की ताकत के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। इमरान खान के आज नारे लगे कौमी असम्बली में, ना वो बागी ना वो गद्दार, इमरान खान IIPTI, खान तेरे जानिसार बेशुमार, ये वो तमाम नारे हैं जो कि आज असम्बली हॉल में गूंज रहे थे। ठीक है, तो लिहाजा इमरान खान साहब मेरे अंदाज़े के मुताबिक मंगल या बुध तक इनके ये दोनों केसेस उड़ जाएंगे और माह रमज़ान से पहले इमरान खान साहब की रिहाई भी हो जाएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएंगी और जो बाकी केसेस हैं उनमें भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जी ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना कह दूँ कि देखें, ये लोग आवाम को इतना गुमराह करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि अब इनको झूठ बोलते हुए शर्म आती ही नहीं है। ना इनमें कोई शर्म है, ना इनमें कोई हया है। मतलब चोरी का मैंडेट, लूटा हुआ मैंडेट, आज आप कौमी असम्बली में जाकर हलफ उठा रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब की खुशामदें कर रहे हैं, हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, ये वो सारे चेहरे आप देख रहे थे कि इनके चेहरे पे कहीं पे भी शर्मिंदगी लिखी हुई है। इतनी ढिठाई है, इतनी ढिठाई है, इतने बेज़मीर लोग हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जब कहीं पे ढिठाई की, जब कहीं पे झूठ की, जब कहीं पे मक्कारी की, जब कहीं पे खुद गर्जी की, जब कहीं किसी जगह पर किसी के ईमान की कमज़ोरी की, माजरत चाहता हूँ मुझे ये कहना पड़ रहा है, तो फिर आप इन चेहरों को सामने लेकर आएँ कि आप जाकर हलफ उठा रहे हैं कि मैं हलफ उठाता हूँ, और आप झूठा हलफ उठा रहे हैं। आपने अवाम के वोटों पर आपने डाका मारा है और आप फिर कहते हैं कि जी हमने हलफ उठा लिया है और अवाम के हम खैर ख्वाह हैं, अवाम के लिए हम बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाहिशमंद हैं। तो आज वो सारे चेहरे वहाँ पर मौजूद थे और ख्वाजा आसिफ साहब एक दफ़ा फिर गुमराह करते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कह रहे हैं कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्या मखसूस नशिस्त की बात करती है। इसने तो ख़ुद ख़त लिख दिया। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ख़त है उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भेजा गया ख़त, जिसको अपने जवाब में उन्होंने कोट करते हुए कहा है कि F.6/1/2023 का जो लेटर हमें मौसूल हुआ था 23/2/2024 को, इसमें हमसे लिस्ट ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स अंडर सेक्शन 206 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को आप पेश करें। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम ये गुजारिश करना चाह रहे हैं, और ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब को ख़त लिखा गया था और उनकी तरफ से जवाब है कि जी जनरल इलेक्शन 2024 में हमारा जो निशान है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाबी निशान, उस पर कोई भी कंटेस्ट किसी ने नहीं किया है, तो लिहाजा वो लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और ये जो ख़त लिखा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये ख़त भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। इस ख़त में भी क्लियरली ये कहा गया था कि जी इलेक्शन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स ऑन जनरल सीट शेल इंश्योर एटलीस्ट 5% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स। तो ये ख़त ही इसलिए था कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, आपने आइन के आर्टिकल 206 के तहत आपको आप पर यह लाजिम था कि आप ख़वातीन को 5% तक टिकट्स देते, एलोकेट करते जनरल इलेक्शंस के लिए, यानी कि वो इंतखाब में हिस्सा लेती हैं, इलेक्शन को कंटेस्ट करती। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और वो जवाब यही है कि जी हमारी पार्टी की तरफ से चूँकि किसी ने भी पार्टी सिंबल पे कंटेस्ट नहीं किया, तो इसलिए ये हमारी कोई वुमेन की लिस्ट जिसने 5% कोटे के तहत कंटेस्ट किया कि वो मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये कतन नहीं है कि वो कह रहे हैं कि जी हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। दूसरी तरफ मैंने कल आपको ये भी क्लियरली बता दिया था कि IMF का ख़त क्या कहता है। IMF का ख़त भी
दो टोक है कि हम चाहते हैं पीटीआई की तरफ से कि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में मुआशी मदद की ज़रूरत है, पाकिस्तान की मदद की जाए, पाकिस्तान को इमदाद फराहम की जाए। लेकिन जो आपसे 2023 में मुलाकात हुई थी उसमें यह कहा गया था कि जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं बशर्ते के आज़ाद और शफाफ इंतखाबात हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। ठीक है, ये हमने आपके साथ तय किया था। तो हम अब आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनकर इन इंतखाबात का ऑडिट करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो तजावीज़ फराहम की गई हैं फाफन की तरफ से या पतान की तरफ से, इन दोनों ने पूरा एक रिपोर्ट तैयार की है इलेक्शंस 2024 पे, तो आप उनकी रिपोर्ट की रोशनी में फाफन ही इस पर ऑडिट कर ले। 2 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे इस ऑडिट को मुकम्मल करने में और कहानी खुलकर सामने आ जाएगी, जो भी कहानी है। लेकिन हमारी तरफ से ये है कि आप ज़रूर पाकिस्तान की इमदाद करें और एक ऐसी गवर्नमेंट के ज़रिए बातचीत होनी चाहिए जो अवाम की सपोर्ट के साथ आई है। क्योंकि ये बात तय है कि देखिए, अवाम जब ये आपने फ़ैसले करने आईएमएफ के, जब आईएमएफ की वजह से आपने कीमतों को बढ़ाना है, आईएमएफ से लोन लेकर उनकी शराइत को पूरा करने के लिए, तो सारा कुछ ट्रांसफ़र होगा, बोझ जाएगा अवाम पर। तो अगर अवाम आपके साथ नहीं है तो फिर आप उसको कैसे अमली जामा पहना सकेंगे। आखिर में हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के लबो लहजे पर बड़ी बात हो रही है, क्योंकि सदर साहब ने भी उनके लबो लहजे पर बात की है कि उनका लबो लहजा ठीक नहीं है और एक निगरान वज़ीर आज़म को ये ज़ेब नहीं देता है कि उनका इस तरह का लबो लहजा हो। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हुमैरा अरशद का एक गाना है, अगर आप वो सब सुन लीजिए तो ये लबो लहजा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। उस गाने के बोल कुछ यूँ हैं कि मैं नहीं बोल दी हो लोको, मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा, बुरा ना मनाना लोको मेरी गल दा, मेरे ते हून नहीं मेरा जोर चलदा, मैं नहीं बोल दी हो लोको, मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा। तो ये कहानी है हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब की, जो इंशाल्लाह इतवार के रोज़ उनकी रवानगी हो जाएगी, रुखसत हो जाएंगे। उन्होंने 90 दिन के लिए आए थे, लेकिन ऐसे बैठे और फिर उसके बाद आपे से ही बाहर हो गए कि उम्मीद करते हैं कि जब अब वो घर जाएंगे तो ना उनको यारों का साथ मिलेगा और ना बेगानों का, क्योंकि अभी तो वो यारों के सहारे खेल रहे हैं और यारों के सहारे लोगों के साथ गुस्ताखी से पेश आते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और बड़ा मगरूर उनका लबो लहजा होता है। तो ये इसी वजह से है कि मैं नहीं बोल दी वो लोगों, मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा। तो मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।